बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 4 ऑफ योर न्यू साइंस बुक, यानी कि क्लास 7th साइंस की न्यू बुक जो है क्यूरियोसिटी। उसके चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये वर्ड तो आपने पहले सुना होगा, पर अब इस चैप्टर से आप ये भी जान लोगे कि ये एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है, और इनके कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं इस स्टोरी के साथ। Yashwant and Anandi live in a village in Rajasthan. Their school has assigned them a project to learn about craftsperson who work with metals. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक है यशवंत और दूसरी आनंदी। ये लोग राजस्थान के एक विलेज में रहते हैं और इन्हें एक स्कूल की प्रोजेक्ट दी गई है। उस प्रोजेक्ट में क्या करना है, उन्हें क्राफ्ट्स पर्सन की ऑब्जर्वेशन लेनी है, यानी कि क्राफ्ट्स पर्सन कौन होते हैं, और स्पेशली यहाँ पे बताया गया है क्राफ्ट्स पर्सन हु वर्क विथ मेटल्स, मतलब जिसे हम लोहार कहते हैं। ठीक है, तो दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। ठीक है, तो जो लोकल वहाँ के जो भी लोहार होंगे, यानी कि आयरन स्मिथ होंगे, वहां वो लोग जाकर विजिट करते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम, और उन्होंने अपने दादाजी के साथ उस जगह पर गए। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। अब उन्हें ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, यानी कि दे वर वेरी क्यूरियस कि आयरन से इतने सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स कैसे बन सकते हैं। ठीक है, दे इंटरैक्ट विथ एन एल्डरली क्राफ्ट्स पर्सन सुदर्शन अंकल। तो चलो आगे क्या होता है वो देखते हैं। यशवंत पूछता है, विच आइटम्स डू यू जनरली मेक। ठीक है, तो यशवंत सुदर्शन अंकल यानी कि वो जो क्राफ्ट्स पर्सन है उनसे पूछता है कि आप कौन से आइटम्स बनाते हो। तो सुदर्शन क्या कहते हैं, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैन्स, जिसे हम तवा कहते हैं, बकेट्स, बाल्टीज, tongs and farming tools like spade, axes, trowels and rakes। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि डेली यूज के ये सारे सामान वो बनाते हैं। आनंदी पूछती है, व्हाट मटेरियल आर दे ऑफ। ठीक है, तो आनंदी ये पूछती है कि कौन से मटेरियल से ये सारी चीज बने हुए हैं। तो फिर सुदर्शन अंकल बताते हैं, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम्स, वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो बताते हैं कि हम आयरन मेटल्स को यूज करके ये सारी चीजें बनाते हैं, और साथ में इन सारी चीजों की जो हैंडल्स बनाई जाती है वो वुड से, यानी कि लकड़ियों से बनाई जाती है। Additionally, we use coal in our furnace to heat the iron। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे आयरन के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि लोहे का सामान है, और कोल भी रखा हुआ है, यानी कि कोयला को रखा गया है ताकि इन सारे सब्सटेंसेस को हीट किया जा सके। ओके, सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन अ फर्नेस। अब आगे की स्टोरी बताई जा रही है कि जो सुदर्शन अंकल थे वो क्या कर रहे थे, एक आयरन ब्लॉक को, यानी कि एक पीस ऑफ आयरन को एक फर्नेस में गर्म कर रहे थे। फर्नेस मतलब एक बहुत ही बड़ा कंटेनर जो जनरली फैक्ट्रीज में या इन आयरन स्मिथ्स के पास होती है, जिसमें वो अपने मेटल्स को, अपने मटेरियल्स को गर्म करते हैं। इट हैज बिकम रेड हॉट, और ये इतना ज्यादा गर्म हो गया कि वो रेड हॉट हो गया, यानी कि वो रेड अपीयर करने लगा। ठीक है, रेड ग्लो करने लगा। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विथ हैमर, और जैसे ही ये रेड हॉट हुआ उसने उसे बीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब हैमर लेकर, एक हथौड़ा लेकर उसे मारना स्टार्ट किया। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड। अब आनंदी इस चीज को देखकर, इस सीन को देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है और पूछती है, व्हाई आर यू बीटिंग इट। आप इसे पीट क्यों रहे हो, आप इसे हैमरिंग क्यों कर रहे हो। सुदर्शन कहते हैं, आई एम बीटिंग इट टू शेप इनटू एन एक्स, और मैं इसे इसलिए बीट कर रहा हूं ताकि ये जो ब्लॉक ऑफ मेटल है ये एक एक्स में बदल जाए। ठीक है, एक एक्स में ये बदल जाए। आनंदी पूछती है, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शेप। मतलब वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड होती है, बहुत ही सरप्राइज्ड होती है कि एक ब्लॉक ऑफ आयरन जो था, मतलब एक पीस ऑफ आयरन था, उसे कैसे फ्लैट शेप में चेंज किया जा सकता है।
कैन वी डू विथ अदर मेटल्स एज वेल, क्या हम और भी मेटल्स के साथ ऐसा कर सकते हैं? ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अब इसके डिटेल में जाते हैं कि ये सारी चीजें क्यों यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस की गई है। ओके, सो यू मे हैव मेनी सच क्वेश्चंस, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विथ मेटल्स। तो चलो अब यहाँ मेटल्स की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब मेटल्स, मटेरियल्स की क्या क्या विशेषताएं होती है, मटेरियल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है? मेलिएबिलिटी। ओके, ये टर्म क्या है? मेलिएबिलिटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है, लेट्स एक्सप्लोर। कॉशन यानी कि सावधान हो जाओ बच्चों। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ऑन एन एडल्ट। ठीक है, अकेली एक्टिविटी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे हम हैमरिंग करने वाले हैं, आपको चोट लग सकती है, इसलिए आप अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के साथ इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो। ओके, तो देखो क्या बताया गया है। स्टेप नंबर 1, collect some waste materials of copper and aluminium, an iron nail, a piece of coal, a pea-sized lump of sulfur एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो हमें क्या क्या कलेक्ट करनी है? ठीक है, एक्टिविटी अगर हम करने जा रहे हैं, हमें कुछ सामान की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो क्या क्या हमें कलेक्ट करना है? कॉपर और एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीस कलेक्ट करने हैं। ठीक है, आयरन यानी कि लोहे का एक टुकड़ा कलेक्ट करना, आयरन नेल आप देख सकते हो यहाँ पे यूज किया जा रहा है इस एक्टिविटी में। पीस ऑफ कोल मतलब कोयले की जरूरत है। सल्फर की अगर पीस आपको मिल जाए तो आप ये भी ले सकते हो, और वुड लकड़ी की जरूरत है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है। Now place each of these atom one by one on any hard surface and beat them with hammer। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा था मटेरियल्स अराउंड अस इन क्लास 6, ठीक है, तो उसमें हमने कुछ पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेस लस्ट्रस होते हैं यानी कि उनमें शाइन होता है, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक टेबल में ये सारी ऑब्जर्वेशंस को लिखनी है। ओके, अब ये कहा जा रहा है कि हमें एक एक कर कर इसे एक हार्ड सरफेस के ऊपर रखनी होगी। जैसे मान लो मैं आयरन नेल यहाँ पे रखती हूँ और फिर इसे हमें हैमर से बीट करना होगा, हैमरिंग करनी होगी। ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या होगा? आपको क्या लगता है इसके आगे क्या होगा? डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड और दे ब्रेक इनटू पीसेस? क्या ये बीट करने पर, क्या इसे हैमरिंग करने पर ये फ्लैट होते जाएंगे या तो फिर ये टूट जाएंगे? ओके, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, हमें रिकॉर्ड करनी है। तो चलो इस टेबल में हम ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने क्या क्या लिया था? पीस ऑफ कॉपर लिया था, एल्यूमिनियम, आयरन, कोल, सल्फर और वुड। ठीक है, अब सबसे पहले अपीयरेंस की बात हो। अपीयरेंस मतलब उसका लुक। ठीक है, क्या वो लश्रस है या क्या वो नॉन लश्रस है? अब ये दो वर्ड्स पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं। लश्रस का मतलब क्या होता है? लश्रस का मतलब होगा शाइनी। ठीक है, क्या वो सरफेस उसकी शाइनी है? नॉन लश्रस का मतलब होगा नॉन शाइनी, मतलब क्या वो डल है? ठीक है, नॉन शाइनी को हम डल भी कह सकते हैं, क्या वो चमक नहीं रहा है? ओके, नेक्स्ट है हार्ड और सॉफ्ट। तो ये आपको पता होगा, हार्ड मतलब रिजिड, ठीक है, सॉफ्ट होना मतलब हार्ड नहीं होना। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हैमरिंग। अगर हम उसे हैमरिंग कर रहे हैं तो क्या वो फ्लैटन हो जा रहा है यानी कि फैल जा रहा है, या तो ब्रेक्स इनटू पीसेस, या तो फिर टुकड़ों में चेंज हो जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट इज पीस ऑफ कॉपर। तो पीस ऑफ कॉपर जो मेटल होती है, क्या वो लश्रस होती है या नॉन लश्रस? वेरी गुड, ये लश्रस है। लश्रस है यानी कि ये शाइनी है। हार्ड है या सॉफ्ट है? ऑब्वियसली मेटल है, ये हार्ड है। और इसे बीट करने पर ये फ्लैटन होगा या ब्रेक होगा? तो ये फ्लैटन हो जाएगा। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है पीस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? वो भी एक मेटल है यानी कि वो भी लश्रस होगा। ओके, इसकी टेक्सचर भी हार्ड होगी और इसे बीट करने पे भी ये फ्लैटन हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं दे दूं, एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल। फॉइल क्या है? एक पतली सी शीट होती है एल्यूमिनियम की, जिसे बिग पीस ऑफ एल्यूमिनियम को हैमरिंग कर कर, उसे बीट कर कर पतले से शीट में बदला गया होगा। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है? आयरन नेल। तो आयरन नेल भी लश्रस है। ठीक है, जब आयरन नेल में रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, तो भले वो लश्रस नहीं होता, लेकिन जब आप उस सरफेस को हटा दोगे सैंड पेपर से, सपोज ये नेल है, इसमें जंग लग गई हो, ठीक है, इसे सैंड पेपर से रब कर कर जब इसे देखोगे तो ये वापस से शाइनी हो जाएगा, लश्रस हो जाएगा। ठीक है, हार्ड या सॉफ्ट है? ऑब्वियसली ये हार्ड है। और ये फ्लैटन होगा या ब्रेक होगा? तो ये भी फ्लैटन ही होगा।
नेक्स्ट पीस ऑफ कोल, कोयला आपने जरूर देखा होगा, क्या ये लश्रस है? नो नॉट एट ऑल, ये लश्रस नहीं है। हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड तो है बट नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, ये हार्ड भी है या सॉफ्ट भी है, हम ये कह सकते हैं हार्ड बट नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। और फिर अगर हम ये देखें कि हैमरिंग करने पे क्या होगा, ये पीस टूटेगा या फ्लैट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लंप ऑफ सल्फर, ठीक है, छोटी सी पीस ऑफ सल्फर हमें लेनी है। तो सल्फर क्या है? ये भी नॉन लश्रस है, ठीक है, ये भी डल है। हार्ड या सॉफ्ट? तो ये होगा सॉफ्ट। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, ये ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉक ऑफ वुड, तो ब्लॉक ऑफ वुड तो बिल्कुल भी शाइनी नहीं होता है, ठीक है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, तो एज कंपेरेटिवली ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ कोल में भी आप सॉफ्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट इज हैमरिंग में क्या होगा, तो ये भी ब्रेक हो जाता है। ओके, तो होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने बताया है। नेक्स्ट है एनालाइज टेबल 4.1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लश्रस। अब इसमें आपको ये देखनी है कि कौन कौन लश्रस है। तो लश्रस हमने किससे देखा? कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ठीक है, एंड हार्ड, और देखो ये सब हार्ड भी है। ओके, You might have observed that objects made up of copper, aluminium and iron are lustrous in appearance and hard, ठीक है, तो ये तीनों lustrous भी है और hard भी है, ठीक है। luster का मतलब क्या होता है? देखो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, luster shows by metals is known as metallic luster, मतलब जो shining है, metal की जो shining है उसे हम metallic luster भी कहते हैं। Now, materials like copper, aluminium and iron are known as metals. अब यहाँ पे जो ये तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सब के सब मेटल्स हैं, ठीक है, और जो कोल, सल्फर एंड वुड है, ये नॉन लश्रस है और ये मेटल्स के जितने हार्ड भी नहीं है, ठीक है, इन्हें सॉफ्ट कहा जाएगा। आर ऑल मेटल्स हार्ड और हार्ड एंड सॉलिड? क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं? नो, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हम जरूर पढ़ेंगे। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी सब्सटेंस जनरली जिस मटेरियल में लश्कर भी होती है वो हार्ड भी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो मेटल्स हैं। और जिनमें लश्कर नहीं होती है, जो हार्ड नहीं होते हैं मेटल्स के जैसे, वो नॉन मेटल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछी गई है कि क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं? नहीं, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होगा, ठीक है, इतना सॉफ्ट है कि इसे हम बटर के जैसे नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। ओके, देयर इज वन मेटल मेर्क्यूरी। अब देखो मेर्क्यूरी के बारे में क्या कहा गया है। मेर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में होता है इन रूम टेम्परेचर, मतलब ये सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये इसे हम सॉफ्ट सॉलिड नहीं कहेंगे, इसे हम डायरेक्टली लिक्विड कहते हैं। तो आप ये दो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना, सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये सॉफ्ट मेटल्स हैं और जो मेर्क्यूरी है ये लिक्विड मेटल है। ओके, और मेर्क्यूरी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? थर्मोमीटर्स में करते हैं। ओके, जो आपने पिछले क्लास 6 में टेम्परेचर एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विथ हैमर? हैमरिंग करने पे कौन कौन फ्लैट हो गया, ठीक है। तो अब ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो तीसरी कॉलम है, इसके तरफ हम मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वही ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, कॉपर, आयरन नेल और एल्यूमिनियम जो है ये फ्लैट हो जाता है व्हेन बीटेड, ठीक है। अगर मैं कॉपर पीस ले रही हूँ और उसे अगर मैं बीट करूँ, ठीक है, बीट करना मतलब इसमें मैं फोर्स एंड प्रेशर अप्लाई अगर कर रही हूँ, तो ये क्या होगा? ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल तो जरूर देखा होगा। एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनता है? एक पीस ऑफ एल्यूमिनियम को बीट करके, ठीक है, बहुत ही हाई फोर्स एंड प्रेशर के साथ उसे बीट करने पे वो क्या होगा? वो फॉइल में बदल जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हो इतनी पतली फॉइल होती है कि उसे हम हाथ से भी फाड़ सकते हैं। ओके, वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली, मतलब बाकी जो हमने यहाँ पे देखा, पीस ऑफ कोल, सल्फर एंड वुड, ये हैमरिंग करने पे ब्रेक हो जाते हैं, ये फ्लैट नहीं हो रहे हैं। ओके, This property by which materials can be beaten into sheet is known as malleability। अब देखो ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एकदम ही नया है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। malleability क्या होती है? तो malleability is the property of material, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है by which material can be beaten into sheets, मतलब मटेरियल को अगर आप बीट करोगे
तो वो शीट में बदल जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है। मोस्ट मेटल्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या आप कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हो जहां मेटल्स जो है वो शीट में बदल जाते हैं? ओके, तो आप एग्जांपल दे सकते हो गोल्ड, सिल्वर, ओके, ये सारे मेटल्स जो हैं ये इजीली शीट में बदले जा सकते हैं। जैसे आपने सिल्वर प्लेटिंग देखा होगा, जनरली जो हम मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है, काजू कतली खाते हैं, तो काजू कतली के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, यानी कि सिल्वर का एक फॉइल या एक पतली सी लेयर लगी रहती है। ओके, तो यू माइट हैव सीन सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल फॉर रैपिंग द फूड आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मेटल्स के जो मेलिएबल होते हैं। क्या क्या है? सिल्वर फॉइल है जो स्वीट्स के ऊपर एक लेयरिंग उसकी की जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा जो रैपिंग ऑफ फूड में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू देयर मेलिएबिलिटी। ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है? ये उनके मेलिएबल होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है? ठीक है, सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन होंगे? गोल्ड और सिल्वर होंगे। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ टिन का, ठीक है। आपने देखा होगा टिन के जो कैंस बनते हैं जिसमें हम कोक्स वगैरह पीते हैं या कुछ और फूड आइटम्स होती है, ठीक है। तो ये जो टिन है ये भी मतलब देखा जाए तो वो जो कैंस बनते हैं वो भी शीट ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ पीस ऑफ कोल और अ लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब हमने ऊपर जो टेबल यहाँ पे बना रखा है इसमें हमने देखा कि जो कोल है या सल्फर है या वुड है ये फ्लैट होने की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रही है, मतलब इसे हैमर करने पे ये टूट जा रहा है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के सब्सटेंस को हम कहते हैं ब्रिटल। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। मतलब कोल एंड सल्फर इन सभी को हम क्या कहेंगे? ब्रिटल कहेंगे। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसमें हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। On the other hand, wood neither gets flattened into sheets nor breaks into pieces. Therefore, wood is neither malleable nor brittle. और wood जो है वो टूटता तो नहीं है, बट उसे बहुत ज्यादा हैमरिंग करने पे उस पे इंप्रेशन आ जाती है, वो गड्ढे जैसा शेप ले लेता है, या अगर वो सूखी लकड़ी हो तो वो टूट भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि वुड को बहुत इजीली हम ब्रेक भी नहीं कर सकते और वो शीट के जैसा फ्लैटन भी नहीं हो रहा है, इसलिए वुड जो है वो मेलिएबल भी नहीं है और वो ब्रिटल भी नहीं है। ओके, चलो अब यहाँ पे ये होलिस्टिक लेंस में क्या बताया गया है, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपने हिस्ट्री में आयरन एज के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। चलो आगे देखते हैं। इन ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड यू लर्न अबाउट हड़प्पन, ठीक है। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसे सरस्वती सिविलाइजेशन हम कहते हैं वो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ओके, दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। अब इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी जो अराउंड 5000 साल पहले भी वो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई होगी, तो वह उस समय भी लोग कॉपर और गोल्ड को यूज करना जानते थे, ठीक है। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स इन मेटल से वो यूज करते थे, जैसे यूटेंसिल्स बनाते थे, ठीक है, ज्वेलरीज बनाते थे। हाउएवर यू वुड हार्डली फाइंड एनी एविडेंस ऑफ हड़प्पन्स यूजिंग अ वेरी प्रोमिनेंट मेटल आयरन। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम आयरन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, विच यू वुड सी अ लॉट अराउंड यू टूडे। लेकिन अभी आयरन जो है हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा यूज होता है, मतलब बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कुछ कंटेनर्स बनाने के लिए हम आयरन का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टील बनाने के लिए, ठीक है। स्टील के जो बर्तन, जिस बर्तन का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो भी कैसे बनता है? वो भी आयरन से ही बनता है। बहुत सारे जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी बॉडी भी आयरन से ही बनती है। ओके, so this is because it took a long time before iron was used in day-to-day activities, ठीक है। However, once the use of iron gained prominence in the time that followed, it contributed significantly to the progress of सिविलाइजेशन इन इंडिया। अब ये बताया गया है कि जब आयरन की यूज धीरे धीरे होने लगी, ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेस शो करने लगा, ठीक है। इट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस इन इंडिया। For instance, due to its strength, agricultural tools like ploughs,
made from iron were made superior to those used previously। अब आयरन को क्यों यूज किया जाता है? स्पेशली उसके स्ट्रेंथ के वजह से, ठीक है, लोहे की जैसी ताकत होना, ऐसा हम कहते हैं ना, तो दैट मीन्स स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है आयरन का या लोहे का। तो और बहुत सारी चीज हम उससे बनाते भी, जैसे अभी मैंने बताया हाउस के कंस्ट्रक्शन में आयरन का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। फिर कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। ओके, what could be the potential reason that it generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या रीजन है कि कॉपर जो है वो आयरन से पहले डिस्कवर हुआ, यानी कि लोग जो है वो कॉपर को पहले यूज किए, ओके, उसके बाद फिर आयरन की डिस्कवरी हुई। डक्टिलिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स। ठीक है, ये पूछा गया है कि मेटल वायर्स का यूज आप कहाँ करते हो। You might have seen wires of metals like copper or aluminium in electrical fittings। ठीक है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हो, कोई गैजेट्स हो, या हम अपने घर में जो बल्ब एंड फैन देखते हैं किस तरीके से वो कनेक्टेड है, तो वहाँ कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, some ornaments like bangles, necklace, earrings etc are also made from metallic wires। और आपने देखा होगा जो ज्वेलरीज होती है, ज्वेलरी में कुछ डिजाइनिंग होती है या नेकलेस वगैरह अगर जब बनाए जाते हैं तो उसमें भी कुछ मेटालिक वायर यूज किए जाते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वीणा, सितार, वायलिन और गिटार। ठीक है, तो ये भी बताया गया है बहुत सारे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसमें भी मेटल वायर्स होते हैं, मेटल के स्ट्रिंग होते हैं, जैसा कि आपने गिटार में देखा होगा। ठीक है, गिटार में जो स्ट्रिंग्स है, 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, ये सब मेटल से बने होते हैं। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसके वजह से कोई भी चीज कि को वायर्स में अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, जो वायर्स में इजीली चेंज हो सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डक्टिलिटी। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने थोड़ा बहुत कल डिस्कशन किया था। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है? मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन है। हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स दिखाई देते हैं ना, उसके 2 टाइप्स हो गए, मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। मेटल्स में हमने क्या देखा था कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, उनमें शाइनिंग होती है एक। उसके बाद हमने देखा था वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है कि वो शीट्स में बदले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी नहीं होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। अब हम डक्टिलिटी के बारे में देखेंगे। ओके, अब देखो ये बच्ची क्या कहती है, गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। आप इमेजिन कर सकते हो इस सिचुएशन को, मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो काफी छोटी सी पीस होगी, उसे हम 2 किलोमीटर वायर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं, 2 किलोमीटर वायर्स में उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स एनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विथ मेटल वायर। आपने टी स्ट्रेनर देखा होगा, वो जो मेटालिक वाली टी स्ट्रेनर होती है उसमें जो नेट उसकी बनी रहती है, ठीक है, वो भी किससे बनी होती है? मेटल के वायर से बनी होती है। कितनी पतली उसकी वायर्स होती है, उनकी स्ट्रिंग्स होती है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर? अब क्या आपने कभी कोल या सल्फर का वायर देखा है? कभी भी देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। इसका मतलब यही हुआ कि जो कोल और सल्फर है, इसके वायर्स हमने कभी इसीलिए नहीं देखा क्योंकि इनके वायर्स बन नहीं सकते। वाई? बिकॉज कोल और सल्फर जो है वो नॉन डक्टाइल है। ओके, डू यू नो दैट रोप्स मेड अप ऑफ स्टील, अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन, वायर्स कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। अब देखो यहाँ से ये जो डी पर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले स्टील क्या है? स्टील एक मिक्सचर होता है आयरन और कार्बन का। ठीक है, आयरन क्या है? आयरन मेटल है, और कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। तो अब अच्छे से याद रखोगे कि स्टील किससे बनता है? आयरन और कार्बन से बनता है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि क्या जो स्टील के रोप्स होते हैं या स्टील के स्ट्रिंग्स होते हैं, क्या वो हैवी लोड्स को बेयर कर सकते हैं? यस,
वो हैवी लोड्स को बियर कर सकते हैं। ओके, दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो वायर्स हैं, जिस तरह से ये ब्रिज बनाए गए हैं, ठीक है, जो इसका सपोर्ट दिया गया है, जिस तरह से इस पूरे ब्रिज को होल्ड कर कर रखा गया है, ठीक है, सस्पेंड कर कर रखा गया है, तो ये किसके हेल्प से हो रही है? ये स्टील के वायर्स के हेल्प से हो रही है। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। अब ये सोनोरिटी क्या है? सोनोरिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को अगर आप हिट करते हो, ठीक है, तो उससे साउंड आती है। साउंड तो सभी चीजों से आती है। अगर मैं किसी टेबल को हिट करूं, ठीक है, तो भी साउंड आएगी। अगर मैं किसी अपने पेन को हिट करूं तो भी साउंड आएगी। लेकिन ये सोनोरिटी क्या है? ये एक स्पेशल साउंड है जिससे हम क्या कहते हैं? जिससे हम कहते हैं रिंगिंग साउंड। ठीक है, जिसे हम रिंगिंग साउंड कहेंगे। जैसे मंदिरों में जाकर जब हम घंटियां बजाते हैं तो जो साउंड आती है ना, उसे रिंगिंग साउंड कहेंगे। स्कूल की बेल जब रिंग होती है तो वो जो रिंगिंग साउंड आती है ना, उसे हम सोनोरिटी कहते हैं। ओके, so have you ever noticed that sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? आपने जरूर ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, किसी मेटल स्पून को अगर हम स्ट्राइक करें, मेटल अगर प्लेट्स हमारे गिर जाते हैं जमीन पर, तो किस तरह का साउंड आता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? और सेम टाइम में अगर आप किसी वुड या तो कोल को ड्रॉप कर कर देखोगे तो क्या उस तरह की रिंगिंग साउंड आएगी? साउंड जरूर होगी बट नॉट रिंगिंग साउंड। ओके, सो यहाँ पे देखो ये पर्सन क्या कहते हैं, आई यूज द डिफरेंस इन द साउंड विथ माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। अब देखो ये जो पर्सन है, ही इज अ ब्लाइंड मैन, ठीक है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ये अपने स्टिक से सब्सटेंसेस को हिट कर कर जिस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है उसे ये एनालाइज करते हैं, उसे ये पता लगाते हैं कि ये सामने जो है वो कोई मेटल का सामान है या वुड का सामान है। ओके, या तो कुछ और है। ओके, तो चलो अब सोनोरिटी के बारे में हम समझते हैं इस एक्टिविटी से। सो लेट्स इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यहाँ पे सावधान कर दिया जा रहा है, बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट्स टूट जाएं और आपको घर पे पिटाई हो जाए। चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज मेटल स्पून, अ कॉइन, अ पीस ऑफ कोल एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो हमें क्या लेना है? ध्यान से देख लो, हमें एक स्पून लेना है, कॉइन लेनी है, कोल लेना है और ब्लॉक ऑफ वुड यानी कि सिंपली एक वुड लेना है। ओके, ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम सर्टेन हाइट। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से आप इन सारे सब्सटेंसेस को एक एक कर कर नीचे गिराओ। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? और क्या इन सब की साउंड जो होगी वो एक टाइप की होगी या तो फिर अलग अलग टाइप के साउंड्स आ रहे होंगे? You would observe that metal spoon and metal coin produce a ringing sound। ठीक है, मेटल स्पून और मेटल कॉइन को जब आप नीचे गिराते हो तो उससे रिंगिंग साउंड आती है। वहीं जब आप कोल या वुड को गिराओगे तो डल साउंड्स आएंगे, मतलब साउंड जरूर आएगा बट इट इज नॉट रिंगिंग साउंड। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट एनेबल्स देम टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो और नोट डाउन भी जरूर करना। तो अब देखो क्या है सोनोरिटी, क्या है ये? एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है जिसकी वजह से ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस। मेटल्स को हम सोनोरस इन नेचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये जो डांसर्स पैरों में घुंघरू पहनते हैं, ठीक है, जो पायल पहनते हैं, वो जो जिस मटेरियल से बना होता है ना, दे आर ऑल्सो ऑफ मेटल्स। ओके, सो द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो क्योंकि ये मेटल से बने हुए हैं इसलिए ये सोनोरस साउंड आती है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। अब बच्ची क्या कह रही है? नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ द मेटल्स। ठीक है, अब ये जो रिंगिंग साउंड है स्कूल बेल की, ये सोनोरिटी ऑफ मेटल्स की वजह से, यानी कि प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरिटी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो आज की है वो है कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, कंडक्शन का मतलब क्या होना? कंडक्ट करना, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहो फ्लो करना। ठीक है, Have you ever observed that the vessels used for cooking in the kitchen? आपने जरूर किचन में जाकर देखा होगा किस तरह के वेसल्स पे खाना पकाए जाते हैं। ओके, You might have noticed that the vessels used for heating are made up of metals। अब देखो दो तरह के कंटेनर्स आप किचन में देखे होंगे। ऐसे कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसे हम गैस पे चढ़ाते हैं, यानी कि जिसे हम हीट करते हैं, ठीक है, जिस पर हम कुक करते हैं सिंपली। और दूसरे हमारे कंटेनर्स क्या होते हैं? जिसपे हम खाते हैं। ओके, जब हमारे
प्लेट्स हो गए, स्पून है, या जो क्रॉकरी की और आइटम्स होती है उस पे हम क्या कहते हैं, खाते हैं। ओके, तो ये दोनों ना अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती है। ये जो क्रॉकरी होती है, क्या उसे आप कभी देखा है आपने गैस में चढ़ा हुआ? ठीक है, कभी देखा है कि क्रॉकरी जो है हमारे घर की, जिसपे जो प्लेट्स है या जिस भी मटेरियल के प्लेट्स या बाउल बने होते हैं, उस मटेरियल को अगर हम लोग गैस पे चढ़ा दे तो क्या होगा? उससे फूड कुक होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्ट नहीं करते हैं, हीट को कंडक्ट ही नहीं करेंगे। ओके, लेकिन ऐसे बर्तन हमारे घर में जो होते हैं जिसपे गैस को टोप कर चढ़ाकर हम उस पे खाना बनाते हैं, तो वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिनसे वो हीट हो जाए और खाना प्रिपेयर हो जाए। ओके, कैन यू नेम सम ऑफ द मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? ओके, कुछ कुकिंग वेसल्स के एग्जांपल आप बता सकते हो जिस मटेरियल से वो बना है। ओके, सही बताया आपने। क्या है वो मेटल का नाम? क्या है उस मटेरियल का नाम? स्टील। ओके, एल्यूमिनियम, इन सारी चीजों से हमारे घर की बर्तन बनती है। चलो, डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर दिस पर्पज? अब इन सारे मेटल्स को ही क्यों यूज किया जाता है, किसी दूसरे मटेरियल को क्यों यूज नहीं किया जाता है? सो अगेन लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एक्टिविटी. So this activity must be performed under the supervision of your teacher or an adult. Be careful while handling cold water. ठीक है, तो अब फिर से आपको सावधान कर दिया जा रहा है एक एक्टिविटी करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हॉट वाटर के साथ हमें एक्टिविटी करनी है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलो, अब एक्टिविटी क्या है? सबसे पहला स्टेप है हमारा, प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल। तो हमें एक ग्लास टम्बलर लेनी है, उस पे हॉट वाटर डालना है। टेक अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज एंड थिकनेस। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, एक मेटल स्पून हमने लिया और एक वुडन स्पून लिया और सेम साइज के वो दोनों हैं, सेम शेप के भी हैं, सेम थिकनेस के भी हैं। okay, immerse both of the spoons simultaneously into hot water and leave them undisturbed for few minutes. कुछ देर के लिए उन्हें डालकर छोड़ दो। Now carefully touch the upper end of each spoon, मतलब ये वाले पोर्शन को टच करो दोनों स्पून्स के। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? वेरी गुड, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मेटल स्पून है ये हॉट हो गया होगा, ये गर्म हो गया होगा। लेकिन क्या वुडन स्पून गर्म हुआ होगा? नो, नॉट एट ऑल। तो सम डिस्कशन पॉइंट्स क्या है? विच ऑफ द टू स्पून गेट्स हॉटर? कौन हॉटर होगा? तो ऑब्वियसली जो स्टील की स्पून होगी, या कहो जो मेटल की स्पून है, वो हॉटर होगा। Why? What does this experiment tell us about the transfer of heat along the two spoons? अब इस एक्सपेरिमेंट में हम ये सीखने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे हो रही है ये दोनों स्पून्स में। You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon. अब जो metal spoon है वो hotter touch करेगा than the wooden spoon, even though both spoons are immersed in the water of the same temperature and for the same time. ठीक है, तो इस दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीटनेस क्यों हो रही है? क्या इसका रीजन हो सकता है? ऑल्दो हमने तो इसमें सेम वार्म वाटर डाला था, सेम गर्म पानी डाला था, दोनों की थिकनेस भी सेम है, सेम टाइम के लिए डालकर रखा था, फिर भी ये भेदभाव क्यों हो रही है इन दोनों के साथ? तो रीजन ये है, दिस शोज दैट द हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून, मेटल स्पून से हीट की ट्रांसफर होती है, मेकिंग इट हॉटर। इन कॉन्ट्रास्ट, और उसके ऑपोजिट में क्या है? वुडन स्पून ट्रांसफर्स हीट पुअरली, और वुडन स्पून जो है वो हीट ट्रांसफर बहुत ही कम करता है। okay, so in such cases the transfer of heat from one point to another of a material is called conduction. ठीक है, तो कंडक्शन क्या है? The transfer of heat from one point to another of a material, या कहो from hotter end to the colder end of the material is called conduction. और ऐसे materials जिनमें conduction होती है, ऐसे materials that transfer heat are called conductors. Okay, so the materials that transfer heat are called conductors. तो होप आपको ये conduction word और conductor word अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। Based on the observations, one can say that metals are good conductors of heat, whereas wood is a poor conductor of heat. ये भी important line है कि ये जो activity हमने किया इससे हमें ये पता चलता है कि metals जो है वो good conductor of heat है और wood जो है वो poor conductor of heat है। Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking. अब आपको आंसर मिल गया ना कि mostly जो metal vessels हैं वो cooking पे क्यों यूज की जाती है। ठीक है, and their handles are made up of wood, और उनके handles
जो होते हैं, आपने कोई पैन देखा होगा, ठीक है। तो ये जो कुकिंग वेसल है ये तो मेटल का बना है, लेकिन इसके हैंडल्स जो होते हैं ना वो इंसुलेटर्स के बने होते हैं, मतलब या तो वो वुड का होता है या तो वो प्लास्टिक के हो सकते हैं, फाइबर्स के हो सकते हैं, ठीक है। ताकि ये पोर्शन गर्म हो जाए और इसमें जो भी हमने रखा है वो कुक हो जाए, और ये पोर्शन गर्म नहीं हो, जो हैंडल है वो गर्म नहीं हो। क्यों गर्म नहीं हो? क्योंकि हमें उसे होल्ड करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। ओके, नाउ यहाँ पे यही बताया गया है, वी कैन अंडरस्टैंड नाउ वाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड देयर हैंडल्स आर मेड विथ वुड और अदर मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट electricity, heat. You will learn more about this in the chapter heat transfer in nature. अब जो next आगे की chapter होगी heat transfer in nature, उसके बारे में हम next पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दिस इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन का मतलब तो हमने देख लिया, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, एक ही मटेरियल में किसी एनर्जी का ट्रांसफर होना। जैसे अभी हमने हीट एनर्जी के बारे में देखा, अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, यानी कि करंट के बारे में देखेंगे कि किस में करंट फ्लो हो रही है और किस में नहीं। हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग स्क्रू ड्राइवर? आपने देखा है स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो उस स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो उसकी फ्रंट पार्ट होती है दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, और इसके जो कवर होती है, मतलब कवर का हो या तो जो हैंडल है ये मेटल का नहीं होता है। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट्स हैंडल? इसके हैंडल को किस तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है? यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट इलेक्ट्रिशियन वियरिंग रबर ग्लव्स एंड शूज वाइल वर्किंग। ओके, आपने ये भी देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो रबर ग्लव्स या शूज पहनते हैं या प्लास्टिक मटेरियल्स कुछ अपने साथ रखते हैं। व्हाट कैन बी द रीजन? क्या है रीजन? रीजन यही है कि अगर वहां पे सब कुछ गुड कंडक्टर्स होगा तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकती है, उन्हें करंट लग सकती है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी की जा रही है, डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक अ टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको एक डिजाइन कर कर रखनी है। You may collect a few objects such as piece of aluminium foil, iron nail, lump of sulfur यानी कि छोटे से सल्फर का पीस एक लेना है, कॉपर वायर ले सकते हो, पीस ऑफ कोल ले सकते हो, ड्राई वुड ले सकते हो, स्टोन, इरेजर मेड अप ऑफ रबर या एक नाइलॉन रोप ले सकते हो, ठीक है। प्रिडिक्ट which of these could make the bulb of the tester glow and which could not। अब देखो सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ यहाँ पे एक सर्किट, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। देखो ये सर्किट मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है। ओके, इसमें क्या क्या बनाया मैंने एक यहाँ पे बना दिया है स्विच, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा है एक सेल या बैटरी, और फिर यहाँ पे मैंने एक बल्ब रखा है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस स्विच को ऑन कर देती हूँ। तो क्योंकि ये पूरे वायर्स हैं चारों तरफ, तो ऑब्वियसली वायर्स गुड कंडक्टर होते हैं, मेटालिक वायर्स हैं, तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगी। लेकिन मान लो यहाँ से मैंने कट कर दिया हो, ठीक है, यहाँ से मैंने एक छोटी सी कट लगा दी हो, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस कट को फिल करो किसी भी मटेरियल से, किसी और मटेरियल से। क्या क्या मटेरियल्स हैं आपके पास? तो आप देख सकते हो आपके पास है पीस ऑफ एल्यूमिनियम या आयरन नेल है या सल्फर है, कॉपर वायर है, कोल है, ड्राई वुड है, स्टोन है, इरेजर है और नाइलॉन रोप है। तो अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग चीज यहाँ पे लगा कर देखो, और फिर ये ऑब्जर्व करो, ये देखो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगाने पर बल्ब जो है ग्लो करता है और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लगाने पर ये ग्लो नहीं करता है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल के साथ क्या बल्ब ग्लो करेगा? यस, बल्ब विल ग्लो, और अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये गुड कंडक्टर होगा। ओके, आयरन नेल के साथ भी ये ग्लो करेगा, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लंप ऑफ सल्फर के साथ ये ग्लो बिल्कुल नहीं करेगा, इसका मतलब जो लंप ऑफ सल्फर है या सिंपली समझो छोटी सी पीस ऑफ सल्फर जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ चलो और जो एग्जाम्पल्स है उन सब का भी मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। कॉपर वायर के साथ बल्ब ग्लो करेगा, पीस ऑफ कोल के साथ नहीं करेगा, पीस ऑफ ड्राई वुड के साथ नहीं करेगा, स्टोन के साथ भी नहीं करेगा, इरेजर के साथ भी नहीं और नाइलन के साथ भी नहीं। मतलब यहाँ पे गुड कंडक्टर्स कौन कौन है? यहाँ गुड कंडक्टर्स है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। अब ये तीन है क्या? ये नेम तो आपने सुना है, कहाँ सुना है? मेटल्स के एग्जाम्पल पे। वेरी गुड, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? ये है मेटल्स। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। You might have observed that the objects made up of aluminium, iron and copper make the bulb glow.
whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow. तो एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर के जो कंटेनर्स है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इस बल्ब को ग्लो करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है सल्फर है, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर, नाइलॉन, ये सब बल्ब को ग्लो नहीं कर रहे हैं. डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन एक्टिविटी 4.4? ओके, तो पहले की एक्टिविटी जो हमने किया था उसमें भी हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिया था. इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द मटेरियल्स दैट मेक द बल्ब ग्लो आर मेटल्स. तो मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया कि ये जो एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर है, ये तीनों क्या है, ये मेटल्स हैं. ठीक है, और ये करते क्या है, ये दे मेक द बल्ब ग्लो, ये बल्ब को ग्लो करवाते हैं. ओके, सो मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में अलाउ करें. ओके, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स that prevent bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are called poor conductors of electricity. तो poor conductor of electricity क्या है, ऐसे materials जो bulb को glow करना allow नहीं करें, यानी कि अपने अंदर से electricity pass नहीं करने दे, they are poor conductors of electricity. Okay, so now we can understand that plastic covering on the screwdrivers and rubber gloves protects the electrician from electric shock because these materials are poor conductors of electricity. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो स्क्रू ड्राइवर के कवरिंग होते हैं, प्लास्टिक कवरिंग होती है, या रबर ग्लव्स जो इलेक्ट्रिशियंस पहनते हैं, या प्लास्टिक के सब्सटेंस जो वो हैंडल करते हैं, वो सब के सब क्या है, वो सब के सब है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं फ्लो करने के लिए. ओके, वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. अब देखो हमने फाइनली क्या क्या पढ़ा मेटल्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये. मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लश्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं. वहीं जब आप नॉन मेटल्स की बात करोगे, नॉन मेटल्स की बात करोगे जैसे कोल एंड सल्फर, तो इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, ये हार्ड भी नहीं होते हैं, ये लश्रस भी नहीं होते हैं, मेलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं, और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. अब देखो कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी फिलहाल यही पढ़ो कि मेटल्स जो है वो हार्ड, लश्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स हैं. नॉन मेटल्स हार्ड नहीं है, लश्रस नहीं है, मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. ओके, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स, यानी कि ये हो गया हमारा केमिकल फीचर. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयरन के बारे में, लोहे के बारे में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करती हूं मैं. यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट व्हेन लिफ्ट इन अ ओपन फॉर फ्यू डेज. मतलब कुछ दिनों के लिए अगर आप आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर छोड़ देते हो, या एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में अगर छोड़ देते हो, तो कुछ दिनों के बाद ही उसके ऊपर एक ब्राउन डिपॉजिट होने लगती है. ठीक है, मतलब एक लेयर बैठ जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं. ठीक है, इन विच कंडीशंस वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स. अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में ये ब्राउन डिपॉजिट्स जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगी. ठीक है, मतलब क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है. So first is when it comes into contact with dry air only, दूसरा है when it comes in contact with water only, और तीसरा है when it comes in contact with both air and water. मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो ब्राउन लेयर की डिपोजिशन हो रही है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं आयरन, लोहे का जंग लगना, तो क्या ये सिर्फ एयर से हो जाएगा या सिर्फ वाटर से होगा, या इसमें एयर एंड वाटर दोनों चाहिए. तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस एक्टिविटी से मिलेगा. सो लेट अस एक्सपेरिमेंट. सो पहला हमें क्या करना है, देखिए, टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स. ठीक है, मतलब फ्रेश आयरन नेल्स आपको लेनी है जो ग्रेइश कलर का हो, जो जिसमें थोड़ी सी भी रस्टिंग नहीं लगी हो. ओके, if you are using an old iron nail, make sure to remove the brown deposit from their surface by scrubbing them with the help of small piece of sandpaper. और मान लो आपके पास ये नई आयरन नेल्स नहीं है, ब्राउन वाली पुरानी आयरन नेल्स है, तो आप क्या करोगे, आयरन नेल्स लोगे, उसे अच्छे से उसके सरफेस को रब कर दोगे, स्क्रब कर दोगे सैंड पेपर के हेल्प से. ठीक है, अब क्या करना है हमें, टेक 3 clean dry glass bottles or test tubes with टाइट फिटिंग कैप्स और स्टॉपर्स एंड लेबल देम एज A, B एंड C. ठीक है, तो इस तरह से आप पिक्चर में भी देख सकते हो, 3 क्लीन
एंड ट्रांसपेरेंट बॉटल्स आपको चाहिए। अगर आपके पास बॉटल्स नहीं है तो आप ये टेस्ट ट्यूब्स के साथ भी कर सकते हो, बट कंडीशन उसकी अच्छी स्टॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 3 हमें बॉटल्स लेनी है और एक को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी लेबलिंग कर देनी है। नेक्स्ट है टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विथ अ हेल्प ऑफ थ्रेड, ठीक है। अब आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे जो आयरन नेल्स हैं वो थ्रेड के हेल्प से इसे लटका दिया गया है। ओके, तीनों आयरन नेल्स को ऐसे लगा दिया गया है। नेक्स्ट है प्लेस 1 iron nail, some silica gel in the glass bottle A and tighten the cap or stopper. Silica gel makes the air dry. It is the substance that is used in small pouches, in some medicine bottles, water bottles, shoe boxes, etc. to keep them dry. अब देखो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले वाले जो 4.4a फिगर आप देख सकते हो, पहले वाले में अरेंजमेंट क्या है। पहले वाले में हमने क्या किया, एक सिंपल बॉटल लिया है, उसमें एक आयरन नेल डाल दिया है और इसके अंदर हमने सिलिका जेल यूज किया है, ठीक है। सिलिका जेल इसलिए यूज किया है ताकि इसके अंदर की एयर जो है वो ड्राई हो, ठीक है, ड्राई एयर हो, मतलब इसमें थोड़ी सी भी मॉइस्चर नहीं हो, वाटर बिल्कुल भी ना हो। ओके, दूसरी अरेंजमेंट देखिए। प्लेस 1 आयरन नेल इन द बॉटल बी, पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, ठीक है। आपको प्रॉपरली बॉइल्ड और कूल्ड वाटर डालना है। इसलिए कहा गया है बॉइल्ड वाटर लेने को ताकि वो गैसेस को रिमूव कर दे, उसमें जो डिजॉल्व्ड गैसेस होंगे, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होती है ना वाटर में, तो उसे रिमूव कर दिया जाए, इसलिए कहा गया है कि बॉइल्ड वाटर लो, ठीक है। इनटू इट अंटिल द आयरन नेल इज कंप्लीटली डिप्ड इन इट, और इतना डालना है ताकि आयरन नेल जो है वो कंप्लीटली डिप हो जाए। नेक्स्ट है नाउ पोर सम ऑयल इन द टू फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब आप देख सकते हो आयरन नेल जिसपे प्लेस किया गया है वाटर में, उसके ऊपर हमने एक पतली सी लेयर ऑफ ऑयल डाल दी है, ठीक है। ऑयल इसलिए डाला गया है ताकि एयर उसके अंदर थोड़ी सी भी बाहर से अंदर ना आए, ठीक है। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर, ठीक है, मतलब एयर वापस से वाटर में डिजॉल्व ना हो जाए इसलिए ऑयल डाल दी गई है। देन कैप द बॉटल टाइटली, उसके बाद कैप लगा दो अच्छे से। नेक्स्ट नंबर सी देखो, प्लेस 1 iron nail in the bottle C and pour some water so that the iron nail is partially dipped. अब इस आयरन नेल को क्या किया गया है, इसे पूरी तरीके से पानी में नहीं डिप किया गया है, हाफ, यानी कि पार्शली ये पानी में डिप्ड है और पार्शली ये पानी के बाहर है। कीप दिस बॉटल अनस्टॉपर्ड, और इसमें देखो कोई कैप, कोई ढक्कन, कोई स्टॉपरिंग नहीं की गई है। दिस अलाउज द आयरन नेल टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड एयर बोथ, ठीक है, एज शोन इन फिगर 4.4c। तो देखो इन तीनों अरेंजमेंट्स को आपको काफी अच्छे से समझना होगा। इसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकती है। जैसे देखो मैं बता दूं, सबसे पहले वाले में हमें क्या लेनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ एयर लेना है, ठीक है, सिर्फ एयर होना चाहिए, नो वाटर, वाटर की एक सिंगल ड्रॉप या थोड़ी सी मॉइस्चर भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सिलिका जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो। दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ वाटर होनी चाहिए, एयर थोड़ी सी भी ना हो। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए पहले तो हमने वाटर को बॉईल कर लिया है ताकि उसमें डिजॉल्व्ड एयर हट जाए, और दूसरी बात फिर उसके ऊपर हमने ऑयल का एक लेयर डाल दिया है। ऑयल की एक लेयर क्या करेगी, वो बाहर के एयर, यहाँ पे जो भी एयर होंगे इसे वापस डिजॉल्व होने से रोकेगी। मतलब सेकेंड वाले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तीसरे वाले में हमने वाटर तो लिया है और साथ में इसके कैप को ओपन रखा है, जिससे क्या होगा कि इसमें एयर एंटर भी होगा और वाटर भी है, मतलब यहाँ वाटर एंड एयर बोथ दोनों है। ओके, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करनी है, प्लेस ऑल द 3 ग्लास बॉटल्स अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व अंडर 8 to 10 डेज। अब इस अरेंजमेंट को आपको 8 से 10 दिनों के लिए कहीं पे अच्छे प्लेस में रख देना है विदाउट डिस्टर्बेंस, मतलब बार बार जाकर उसे देखना नहीं है, मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है, प्रॉपरली स्टोर करनी है। नेक्स्ट रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और 8-10 दिनों के बाद या कहो 15 दिनों के बाद आपको क्या दिखेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बॉटल ए के बारे में बात करते हैं। बॉटल ए में क्या प्रेजेंस ऑफ वाटर था, नहीं, प्रेजेंस ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं था। प्रेजेंस ऑफ एयर था, यस देयर वाज प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, क्या इसमें रस्टिंग लगेगा, तो आप बोलोगे नो रस्टिंग, ठीक है, नो रस्टिंग कहो या कहो नो ब्राउन कलर, ठीक है, नो ब्राउन कलर, कोई ब्राउन कलर की रस्टिंग नहीं इस पे फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है
नंबर बी, बॉटल नंबर बी में क्या प्रेजेंस ऑफ वाटर है? यस, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है। प्रेजेंस ऑफ एयर है? नो, प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सेम ऑब्जर्वेशन, मतलब नो ब्राउन कलर्ड लेयर, कोई ब्राउन कलर की लेयर नहीं दिखाई देगी। थर्ड वाले बॉटल में हम क्या देखते हैं? प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस वाटर है इसमें। प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर भी है। तो क्या इसमें रस्टिंग होगी? यस एब्सोल्युटली, एयर और वाटर अगर दोनों हो तो उस आयरन नेल में रस्टिंग हो जाएगी। मतलब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप एक ब्राउन कलर्ड लेयर देखोगे। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ये ब्राउन कलर लेयर है क्या। नाउ व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? आप क्या इससे देखोगे? इट इज ऑब्जर्व दैट इन ग्लास बॉटल ए एंड बी दैट द आयरन नेल्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। ठीक है, जैसा अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि हमें कोई भी ब्राउन कलर्ड लेयर या ब्राउन डिपॉजिट आयरन नेल के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है। ओके, What does this observation indicate? अब इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले वाले दोनों में कोई ब्राउन कलर नहीं दिखाई दे रही है, तीसरे वाले में दिखाई दे रही है? तो this indicates that brown deposits or discoloration on the iron nails do not develop when iron nail is kept in dry air alone or water alone. मतलब सिर्फ एयर अगर हो या सिर्फ वाटर अगर हो तो कोई डिपोजिशन, कोई ब्राउन कलर लेयर नहीं बनेगी। ओके, हाउएवर इन ग्लास बॉटल सी वाले में क्या हो रहा है? द आयरन नेल शोज प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट। अब सी में देखो क्या है, सी में आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट दिखाई दे रही है। ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दीज डिपॉजिट्स टू डेवलप। मतलब वाटर और एयर दोनों ही हमें चाहिए, तभी जाकर रस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो दस मॉइस्ट एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन। तो क्या कहा गया है कि क्या जरूरी है? मॉइस्ट एयर जरूरी है। अब ये मॉइस्ट एयर का मतलब क्या हुआ? एयर तो है ही इसमें, साथ में मॉइस्चर भी हो, यानी कि एयर एंड वाटर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। अब इस ब्राउन डिपॉजिट को क्या कहते हैं? आपने कभी देखा है? श्योरली आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ठीक है, तो इस ब्राउन डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? इस ब्राउन डिपॉजिट को हम रस्ट कहते हैं। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज रस्ट एंड व्हाट इज रस्टिंग। तो रस्ट के बारे में आप क्या बताओगे कि व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है देखो यहां मैं लिख दे रही हूं, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स come in contact with air and water both, या कहो moist air भी आप कह सकते हो, air and water both, then a brown deposit या a brown layer forms on iron object. This is called rust. ठीक है, इसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्राउन ऑब्जेक्ट यहाँ फॉर्म हो रही है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रस्ट कहेंगे। अब रस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? तो आप ये लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। मतलब जिस प्रोसेस से ये जो ब्राउन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, या कहो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ब्राउन कलर यानी कि रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम रस्टिंग कहते हैं। चलो नेक्स्ट है, मेनी अदर मेटल्स आल्सो एग्जिबिट डिस्कलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर। और भी सारे मेटल्स में ये डिस्कलरेशन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें ब्राउन कलर ही हो। ओके, how have you ever noticed formation of green coating on the surface of copper objects or a black coating on the surface of silver objects? क्या आपने कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर देखा है? कॉपर सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या आपने कभी ग्रीन कोटिंग देखा है, या तो फिर ब्लैक कोटिंग देखा है सिल्वर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर? श्योरली आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप क्या करो, कॉपर, अगर आपके घर में कोई कॉपर का बर्तन हो, ठीक है, कॉपर की कोई जग हो या कोई ग्लास हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लिटिल बिट लेमन जूस डाल सकते हो। ठीक है, नींबू का रस डालकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, आप देखना कि इसमें ग्रीन कलरेशन आ जाएगा। ओके,
दूसरी तरफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स जो है, जो सिल्वर ज्वेलरीज होती है, आप देखे होंगे कि कुछ टाइम के बाद यूज करने के बाद वो हमारे स्वेट से, हमारे स्किन से रिएक्ट करती है, एयर वाटर से रिएक्ट करती है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आने लगती है। ठीक है, मतलब वो सिल्वर थोड़ा डल हो जाता है और ब्लैक कलर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम कहेंगे कोरोजन। मतलब देखो इसकी डेफिनेशन दी गई है, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल सर्फेसेस कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, तो जैसे हमने आयरन के केस में रस्टिंग पढ़ा है, ठीक है, याद रखना ये जो रस्टिंग वर्ड है ये आयरन के लिए स्पेशली यूज की जाती है, और कोरोजन बाकी अदर मेटल्स के लिए यूज की जाएगी या किसी भी सब्सटेंस के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी मेटल के सब्सटेंस में अगर धीरे धीरे कुछ डिटोरिएशन हो रहा है, धीरे धीरे का मतलब है कि स्लो चेंज हो रहा है, जहां पे हम कुछ अलग कलर की सब्सटेंस, अलग कलर के डिपॉजिट देखने लगते हैं एयर, वाटर या अदर सब्सटेंस के रिएक्शन की वजह से, तो उसे हम कोरोजन कहेंगे। ठीक है, मतलब अभी जो मैंने बताया ना कि आप कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर देखोगे या सिल्वर के ऊपर आप ब्लैक लेयर देखोगे, तो ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल्स है। चलो नेक्स्ट है, डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कोई बहुत अच्छी केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये आयरन को कमजोर करने लगती है। ठीक है, एक बहुत सारी इसकी डीमेरिट से, पहला तो है कि आयरन जो है वो वीक होने लगता है, दूसरा है जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगा, इट विल बिकम अ वेस्ट। ठीक है, और इस इतने सारे वेस्ट को डिपॉजिट करने के लिए हमें बहुत जगह चाहिए। ठीक है, नो प्लेस टू डिपॉजिट दीज वेस्ट, सो एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। तीसरा ये भी हो जाएगा कि आपको उसे बार बार रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार खर्च आएगी आपको उस पर पेंट चढ़ाने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो फिर फाइनली आपको रिप्लेस करनी होगी, मतलब उसे हटाकर कुछ नया लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होती है एवरी ईयर फॉर रिप्लेसिंग या रिपेयरिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो रस्टिंग की वजह से हो रही है, तो रस्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर the whole world. Okay, the rusting of iron can be prevented by several methods such as painting. अब आपने देखा होगा जैसे हमारे जो खिड़की दरवाजे होते हैं जहाँ पे आयरन की ग्रिल लगी होती है, ठीक है, रेलिंग्स लगी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसे जनरली हम पेंट कर कर रखते हैं। ठीक है, क्यों पेंटिंग की जाती है, ताकि आयरन ऑब्जेक्ट्स में जब हम उस पर पेंट चढ़ा देंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे या कुछ प्रोटेक्टिव लेयर लगा देंगे, जैसे जिंक का एक लेयर लगा दो, जिस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो ये सारी मेथड्स है टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, इन सारी चीजों से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल इसमें क्या है, पेंटिंग है, जनरली हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पेंट लगा देते हैं, लेकिन आपको याद सब कुछ रखना है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, एंड गैल्वेनाइजेशन, ये 4 मेथड्स याद रखनी है टू प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट फैसिनेटिंग फैक्ट्स यहाँ पे क्या दिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई गई है, आपको मजा आएगा ये सुनकर। द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडिया मेटलर्जी। ठीक है, अब एक अजूबे के बारे में बताया गया है, जो देखो यहाँ पे एक और वर्ड यूज की गई है, मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल्स के साथ काम करना। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ साइंस जहां मेटल्स को स्टडी की जाती है, मेटल्स से बहुत सारी चीजें बनाया जाता है। ओके, चलो अब थोड़ी हिस्ट्री में आ जाते हैं। द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त II more than 16 years ago। ठीक है, तो शायद आपने कभी विजिट किया होगा इस प्लेस को जहां आपने आयरन पिलर देखा होगा दिल्ली में। ठीक है, ये किसने बनाया था, चंद्रगुप्त II ने बनाया था, और ये लगभग 1600 सालों पुराना है। ठीक है, इट इज अबाउट 8 मीटर हाई, 7 पॉइंट सम मीटर्स इसकी हाइट है, यानी कि लगभग 8 मीटर्स इसकी हाइट है, और इसका वेट है मोर देन 6000 kgs। ठीक है, 6000 kg से भी ज्यादा इसका वेट है। ओके, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग अबाउट आयरन पिलर। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयरन पिलर, मतलब ये किससे बना होगा, ऑब्वियसली आयरन से बना होगा। अब हमने यहाँ पे देखा, इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि 10 से 12 दिन या 15 दिनों तक अगर इस आयरन नेल को अगर आप छोड़ दोगे ऐसी कंडीशन में, तो इसमें तुरंत रस्टिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये 1600 सालों से ऐसे ही टिका हुआ है, इसमें कोई रस्टिंग क्यों नहीं हुई है,
और ऐसे भी ये तो बाहर है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, यानी कि विंड, रेनफॉल और इंटेंस वेदर के कांटेक्ट में, फिर भी इसमें रस्टिंग क्यों नहीं हुई है? ओके, सो क्या इसमें बताई गई है? व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द आयरन पिलर इज दैट डिस्पाइट ऑल दीज ईयर्स ऑफ फेसिंग विंड्स, रेनफॉल, इंटेंस वेदर, इट हैज बेयरली एनी रस्ट। इसमें बहुत ही कम रस्ट या रस्टिंग है हुई ही नहीं है, ठीक है। तो क्या रीजन है? इन अदर वर्ड्स इट हैज बीन मेड इन अ वे दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग, ठीक है। अब देखो इसे क्या किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है ताकि इसमें कोई रस्टिंग ना हो। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब सोचो 1600 सालों पहले भी इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी, मेटल नॉलेज थी, वो कितनी ज्यादा होगी। ओके, तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? अब तो हम लोग ये पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन जैसी मेथड यूज करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग। लेकिन उस समय का राज क्या है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। आयरन पिलर के ऊपर सबसे पहले ये 100% आयरन से नहीं बना है, ठीक है। ये 98% आयरन से बना है और 2% इसमें अदर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो आयरन को रस्ट होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, आयरन के ऊपर जो लेयर लगी हुई है, ठीक है, आयरन के ऊपर एक लेयर है, बहुत ही पतली सी लेयर है, वेरी थिन लेयर। किस चीज की है? आयरन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की लेयर है, ठीक है, जो इसे रस्ट होने से बचाती है, ठीक है, इसे रस्टिंग से बचाती है। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये जो आयरन पिलर है इसमें रस्टिंग क्यों नहीं हो रही। मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। अब यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, जैसा कि वर्ड मैंने अभी यूज किया है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो दिस मीन्स यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं, ठीक है। एयर और वाटर का रिएक्शंस मेटल्स के साथ कैसा होगा? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। कॉशन, फिर से आपको सावधान कर दिया जा रहा है। इट इज एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट्स टू वेयर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस एंड कीप सेफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हो इसमें आपको प्रॉपर आई ग्लासेस पहनकर इसे करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहा गया है? टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम रिबन मतलब वो वाली रिबन नहीं है जो हम अपने हेयर बैंड्स के साथ लगाते हैं, दिस रिबन। यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक पीस ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है, एक पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल। अब आप ये भी सोच रहे होगे मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीशियम क्या है? ये एक मेटल है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल्स है, वैसे मैग्नीशियम भी एक मेटल है, ठीक है। तो हमें अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लगभग जितना मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, इतनी बड़ी हमें एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए, एक पीस ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। क्लीन इट बाय रबिंग विथ अ पीस ऑफ सैंड पेपर। उसके बाद जब भी हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमें उसके सरफेस को क्लीन कर देना चाहिए ताकि कुछ इम्प्योरिटीज ना हो, नहीं तो इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस कुछ और आएंगी, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि सैंड पेपर से इसे प्रॉपरली रब कर क्लीन कर दो। Next step is hold it with a pair of tongs, ignite the other end using a spirit lamp or a candle। अब देख सकते हो आप पिक्चर में कैसे इसे टोंग्स के हेल्प से, चिमटे के हेल्प से इस पीस ऑफ मैग्नीशियम को होल्ड किया गया है, ठीक है। और फिर एक साइड, उसके एक एंड को, जैसे यहाँ ये दो एंड्स है ना, एंड 1 एंड एंड 2, तो किसी एक एंड को हमें क्या करना है, कैंडल या किसी ऐसे स्पिरिट लैम्प, या आप अगर लैब में कर रहे हो तो बर्नर होते हैं वहां पे, ठीक है, तो बर्नर में आप उसे बर्न कर सकते हो। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, और थोड़ी देर के लिए इसे जलने दो, ठीक है, बर्न होने दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? देखो अब इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder। अब ये जो एक्टिविटी है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर स्कूल में करना। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, ये डैजलिंग फ्लेम के साथ, डैजलिंग फ्लेम का मतलब होता है स्पार्कल्स के साथ, जैसे हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं तो कैसे स्पार्कल्स निकलते हैं, ठीक है, तो सेम यहाँ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होगा। ये भी आपको याद रखनी है कि ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा, ठीक है। और हमने क्या लिया था, हमने एक पीस ऑफ मैग्नीशियम लिया था, लेकिन आफ्टर बर्निंग वो पाउडर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और किस कलर का पाउडर होगा? ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा। ओके,
कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास। आप देख सकते हो एक नीचे कंटेनर रखा गया है, वॉच ग्लास रखा गया है, उस पाउडर को हमें यहाँ पे कलेक्ट करनी है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने क्या लिया था, हमने तो मैग्नीशियम लिया था, ओके हमने मैग्नीशियम लिया था, लेकिन ये जो पाउडर हमें मिल रही है ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये जादू कैसे हो गई, तो चलो यही है केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शंस। चलो देखो क्या है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब ये कहा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम तो हमने लिया था, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन तो हमने नहीं लिया था, बट हमें इतना तो पता है कि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है, और किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये कहा गया है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाए तो आप ये पॉइंट लिखोगे कि मैग्नीशियम रिबन्स व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है और अपने पीछे एक व्हाइट पाउडर लेफ्ट करता है, रेसिड्यू, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए ये कैसे हो रहा है, क्यों ये रिएक्शन हम देखने, मतलब किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, तो आप ये बताओगे, ये पॉइंट बताओगे कि ये रिएक्शन जो है मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में हो रही है, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट क्या है, तो आप बताओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, add a few drops of warm water to this white powder and stir it well, check its nature। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे व्हाइट पाउडर जो हमें मिल गया है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये हमें व्हाइट पाउडर ऐसे मिल गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी वाटर हमें इसमें ऐड करनी है और इसे प्रॉपरली मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स करना है। नेक्स्ट है रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी गई थी, चेक इट्स नेचर। अब इसके कौन से नेचर के बारे में बात की जा रही है, वेरी गुड, एसिड, बेस या न्यूट्रल, ठीक है। एसिडिक है ये, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये हमें चेक करना है। तो वही बताया गया है कि आपने चैप्टर एसिडिक, बेसिक में, न्यूट्रल में पढ़ा था कि हम कैसे सब्सटेंसेस के नेचर को चेक करते हैं, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। यू कैन यूज एनी ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब बच्चों ये बताओ कि आपको याद है एसिड बेस इंडिकेटर्स कौन कौन से थे, चलो लिस्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला था हमारा लिटमस, जो ब्लू या रेड कलर शो करता था अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट था हमारा रेड रोज एक्सट्रैक्ट। इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने पढ़ा था टर्मरिक के बारे में, ओके। और फिर और हमने क्या डिस्कशन किया था, कुछ और भी केमिकल एसिड बेस इंडिकेटर्स जैसे फेनोफ्थलीन होते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस मीन्स आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। what effect this solution have on blue and red litmus paper। अब यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी की जा रही है कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है, ये यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सॉल्यूशन मिली है, ये कौन सा कलर शो करेगा विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। यू वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि रेड लिटमस पेपर जो है ये ब्लू में होंगे। अब बच्चों ये बताओ कि आपको याद है रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज होता है तो इसकी नेचर क्या होगी, वेरी गुड, इट इज बेसिक इन नेचर, ओके। एंड जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ये लाइन बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जब फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है। क्या है ये लाइन, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड्स जब भी फॉर्म होंगे तो ये बेसिक होते हैं, मतलब कोई भी आप मेटल ले लो, नॉट ओनली मैग्नीशियम, किसी भी मेटल को ले लो, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ये हमेशा बेसिक इन नेचर है। मतलब आप देख सकते हो अगर रेड लिटमस यहाँ पे लिया गया है तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जा रहा है और ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, ओके। वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द डिफरेंट चैप्टर दैट इज चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, ओके। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया। नेक्स्ट है, do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है। सोडियम जो आपने पढ़ा था कि एक सॉफ्ट मेटल होता है जिसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो ये सोडियम जो है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम के साथ साथ इसके जो
फ्रेंड है दैट इज पोटेशियम, इसकी भी यही कहानी है कि ये दोनों होते काफी सॉफ्ट है और ये काफी ज्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं। विगरसली मतलब हाई एनर्जेटिकली ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स होंगे जो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज्यादा तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम सोडियम को खुले में नहीं रख सकते। मतलब ऐसा नहीं कि टेबल पर हमने सोडियम मेटल रख दिया है, जैसे हम लोग आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रखकर आ जाते हैं, ऐसे सोडियम नहीं रख सकते क्योंकि ये एयर के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा। ओके, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे केरोसिन बॉटल में, ठीक है, केरोसिन एक बॉटल में केरोसिन ले लो और उसमें फिर सोडियम डालकर रखी जाती है। अब देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, इसे केरोसिन के साथ क्यों रखा जा रहा है? तो दिस इज बिकॉज सोडियम केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन है, विगरस रिएक्शन है, तो जिसकी वजह से ढेर सारी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, अब हम केरोसिन में क्यों रख रहे हैं? ताकि ये एयर और मॉइस्चर के साथ गलती से भी रिएक्ट ना हो जाए। ओके, कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड? अब सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है, ठीक है। सोडियम की जो ऑक्साइड होगी दैट इज सोडियम ऑक्साइड, उसकी नेचर क्या होगी? अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया कि ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि जो सोडियम ऑक्साइड होगी उसकी नेचर भी क्या होगी? वेरी गुड, इसकी नेचर भी होगी बेसिक इन टॉपिक दैट इज सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर। मतलब ये हुआ कि लास्ट के वीडियोस में हमने ये डिस्कशन किया था कि मेटल्स जब एयर एंड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब हम ऐसे देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी है जो मेटल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो एयर और वाटर के साथ थोड़ी अलग ही रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वे मेटल्स होंगे? नो, दे विल नॉट बी मेटल्स। वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं नॉन मेटल्स की रिएक्शन बताऊंगी एयर एंड वाटर के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी 4.7 द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। ठीक है, और आपको फिर से सावधान कर दिया जा रहा है कि दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ फ्यूम हुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया। ठीक है, मतलब जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो, ठीक है, विंडोज होनी चाहिए आपके लेबोरेटरी में या आपके रूम में, ठीक है, ऊपर वेंटिलेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूसेस गैस विच कैन बी हार्मफुल इफ इनहेल्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं सल्फर के साथ, तो जब वो बर्न होता है, ठीक है, सल्फर व्हेन वी आर बर्निंग इट, तो वो कुछ गैसेस रिलीज करेगा और ये हार्मफुल गैसेस हो सकते हैं। सो बी अवेयर, ठीक है, सावधान किया जा रहा है आपको, टीचर के प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी करो। नेक्स्ट, अब चलो स्टार्ट करती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्रेगेटेड स्पून। ठीक है, तो हमें क्या करना, आप देख सकते हो ये एक स्पून है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। ठीक है, अब इस स्पून, ये क्या होता है? एक लॉन्ग हैंडल्ड मेटल स्पून है विच इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स टू सेफली हीट एंड बर्न द सब्सटेंसेस। ठीक है, if a deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle, wrap a metallic wire round it and give a shape as shown in figure 4.7। ठीक है, तो ये डिफ्लैग्रेटिंग स्पून है जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेनर जैसी है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को होल्ड करने के लिए, और इसके एक एंड में एक रॉड लगा हुआ है, ठीक है, मेटालिक रॉड लगा हुआ है, और कहो कि हैंडल लगी हुई है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक कोई बॉटल कैप ले सकते हो और कैप के अराउंड वायर को ऐसे लपेट कर एक डिफ्लरेटिंग स्पून बना सकते हो। ओके, चलो, heat it on a flame and as soon as the sulfur starts burning, introduce the deflagrating spoon into a gas jar or gas tumbler। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हीट करनी है, और जैसे मतलब इसमें सल्फर डालना है इस डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में, और जैसे ही ये हीट रिलीज करने लगेगा तो हमें स्पून को एक गैस जार में डाल देना, ठीक है, या किसी ग्लास टम्बलर में डाल देना है। Cover the gas jar or the glass tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape। अब फिर क्या करनी है, हमें इससे इसकी लिड लगा देनी है, इसके ढक्कन को लगा देना है ताकि गैस जो है वो बाहर रिलीज ना हो। Remove the lid after 3 to 4 minutes and take out the deflagrating spoon। उसके बाद क्या करना है, इस लिड को कुछ टाइम के बाद 4 to 5 या 3 to 4 मिनट्स के बाद इसे हटाओ, और ये जो स्पून हमने डाल रखा था डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, इसे रिमूव कर दो।
Add a small quantity of water into the jar. Quickly place the lid back and shake it so that the gas dissolves. उसके बाद क्या करनी है, हमें इस स्पून को हटाने के बाद उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, वेरी फ्यू, नॉट टू मच, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ वाटर डालनी है, फिर से लिड को तुरंत लगाना है और इसे शेक करना है प्रॉपरली, ओके, ताकि जो गैस है ना वो वाटर में डिजोल्व हो जाए, ठीक है, ताकि वो जब हम लोग वापस लिड खोलें तो वो ऊपर उड़े नहीं, ठीक है। Again, recall the chapter exploring substances, acidic, bases, and neutral. Using an acid-base indicator, check whether the solution obtained after addition of water to the gas jar is acidic or base or neutral. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे नेचर के बारे में जानना है कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, ठीक है, कौन सी सॉल्यूशन है, जो गैस में हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हमें मिल रही है, क्या ये एसिडिक होगा, क्या ये बेसिक होगा, या तो फिर ये न्यूट्रल होगा, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे हम पता लगाते हैं, वेरी गुड, वी आर यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर हमें यूज करनी है, तो कुछ भी यूज करो, लिटमस यूज करो, रेड रोज एक्सट्रैक्ट यूज करो, या टर्मरिक यूज करो, ओके। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, तो सबसे बेटर होता है लिटमस यूज करना, इसलिए लिटमस बेटर है क्योंकि उसमें श्योर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टर्मरिक में अगर कोई एसिडिक है वो तो येलो का येलो ही रह जाएगा, सिमिलरली रेड रोज एक्सट्रैक्ट में कोई एसिडिक सब्सटेंस है तो वो रेड ही रह जाएगा, तो इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। So it is always told to you to use litmus if it is available. चलो, you would observe that it is acidic in nature. अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर आप देख सकते हो ये रेड में चेंज हो गया, और जो रेड लिटमस पेपर है ये तो रेड का रेड ही रह गया, इसका मतलब जो सब्सटेंस यहाँ पे ऑब्टेन हुई है आफ्टर रिएक्शन इज एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, एक तो आपको ये याद रखना है कि एसिडिक है, दूसरी बात ये बताई गई है ऑन बर्निंग सल्फर, जो सल्फर हमने बर्न किया वो डिफ्लोरेटिंग स्पून में रखकर इन एयर दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, मतलब इसके अंदर जो गैस भरा है वो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अच्छे से आपको ये सारे नेम्स विद स्पेलिंग्स याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, ऑन डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। अब देखो हमने क्या किया था, इस गैस में वाटर डाला, तो वाटर डालने के बाद जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रही है वो कोई ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं है, वो है सल्फ्यूरस एसिड, मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड आपने सुना होगा, उसका छोटा भाई है ये सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। Does sulfur behave in water the same way as metals do? अब देखो, ये जो एसिड हमें मिला है, मतलब जो सॉल्यूशन हमें मिली है गैस को वाटर में डालने के बाद, तो वो किस टाइप की सॉल्यूशन है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। लेकिन मेटल्स के ऑक्साइड्स, मतलब ये जो सल्फर ऑक्साइड है, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, जो सल्फर ऑक्साइड्स है वो क्या है, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, ओके। और ऊपर जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं, सॉरी, जो मेटालिक ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे वो ऑलवेज एसिडिक इन नेचर होंगे, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे, एक सवाल पूछी जा रही है कि डज सल्फर बिहेव इन वाटर इन द सेम वे एज मेटल्स डू, तो नो, नॉट एट ऑल, सल्फर सेम तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो हम देख सकते हैं ये एसिडिक शो कर रहा है, ओके। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, फिर से एक एक्टिविटी आ गई, टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर, एड सम अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें क्या करनी है, एक टम्बलर में, एक कंटेनर में हमें थोड़ी अमाउंट ऑफ सल्फर लेनी है और इसमें फिर पानी डाल देना है, वाटर डालना है, ओके। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। अभी हमने आयरन के लिए देखा था, आयरन को अगर पानी में डालो रस्टिंग हो जाएगी, सोडियम को पानी में डालो तो काफी अमाउंट ऑफ हीट निकल सकता है, विगरस रिएक्शन है, डेंजरस रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। कॉपर में अगर पानी डालकर रखो तो उसमें बहुत टाइम के बाद थोड़ी रिएक्शन हो सकती है, सिल्वर को अगर पानी में डालकर रखो तो वो धीरे 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 ब्लैक में टार्निश होने लगता है, ओके। सो दैट मीन्स मेटल्स जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, या मैग्नीशियम को ले लो, उसे भी पानी में डालोगे तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन क्या सल्फर जो है, सल्फर क्या है, ये है नॉन मेटल, ठीक है। तो क्या नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो इट्स नो, ठीक है। Substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals. क्यों ये differently behave कर रहे हैं, because ये क्या है, ये non metals है, okay.
phosphorus is stored in water as it catches fire when exposed to atmospheric air। अब देखो ये phosphorus तो अलग ही है, अगर phosphorus को हम लोग ऐसे खुले में रखेंगे तो वो तुरंत उसमें आग लग जाएगी। उसकी ignition टेम्परेचर जो होती है काफी लो होती है, पढ़ोगे आप क्लास 8 में व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो फॉस्फोरस की इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होती है, जिसकी वजह से इसमें ऐसे बस रखने पर ही आग लग जाएगी। तो इसलिए फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में स्टोर कर कर रखा जाता है। एक कंटेनर में पानी ले लो और उसके बाद फॉस्फोरस को स्टोर कर कर रखो। ओके, फिर ये जो नॉन मेटल्स की कुछ और प्रॉपर्टी बताई जा रही है, दीज सब्सटेंसेस आर यूजुअली सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। मेटल्स में हमने क्या देखा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं और शाइनी होती है, मतलब वो लश्रस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, ये सॉफ्ट है, डल है। ओके, दे आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल एंड दे आर नॉट सोनरस ऑल्सो। ठीक है, मतलब हमने मेटल्स में देखा था कि वो मेलेबल होते हैं, उन्हें पीटने पर, उन्हें बीट करने पर वो शीट्स में बदल सकते हैं। डक्टाइल है, उन्हें बीट करने पर, हैमर करने पर वो वायर में चेंज हो सकते हैं। सोनोरस है, अगर हम उसे स्ट्राइक करें तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। बट नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये मेलेबल भी नहीं है, ये डक्टाइल भी नहीं है और ये सोनोरस भी नहीं है। ओके, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर से एक प्रॉपर्टी आ गई कि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वही हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था, वेरी गुड, मेटल्स में हमने पढ़ा था कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वो वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जिस चीज के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कशन की, ये सब किसकी है, ये नॉन मेटल्स की है। नॉन मेटल्स मीन्स देखो नाम के आगे ही नॉन लग रहा है, मतलब ये मेटल से ऑपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, और इसकी ऑक्साइड्स जो होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को देख लो, या तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। ओके, चलो अब कुछ और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है। Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. They must not be confused with materials like plastic, glass, wood, rubber, and paper. These materials are not classified as metals or non-metals because they are not elements. अब देखो, जैसे जब हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स क्या है, मेटल्स आर कंडक्टर्स। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो मेटल्स हैं वो क्या है, वो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और जब इंसुलेटर्स की बात आती है तो इंसुलेटर्स में हमने क्या देखा, इंसुलेटर्स में ये सारी एग्जांपल्स हो जाएगी, इंसुलेटर्स की ये सारी एग्जांपल हो जाएगी, रबर है, पेपर है, वुड है, ग्लास है, क्लोथ है। ठीक है, और फिर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये सारी सब्सटेंसेस जो है ये नॉन मेटल्स हैं। ये इंसुलेटर्स भले ही हैं बट ये नॉन मेटल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात, ये एलिमेंट है ही नहीं, ये कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर्स हैं, बट दे आर नॉट एलिमेंट्स। और जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है ये भी हायर क्लास में पढ़ोगे, थोड़ी बहुत मैं बता दूं। एलिमेंट्स जो होती है वो सबसे सिंपलर सब्सटेंस होती है। चलो यहाँ पे गिवन भी है, मैं बताती हूँ इसके बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर कह सकते हो आप उसको। ठीक है, और एलिमेंट्स चार तरह के होते हैं। एक हमने देख लिया मेटल्स है, दूसरा हमने देखा नॉन मेटल्स है। ओके, तीसरा जो होगा हमारा दैट इज मेटेलॉइड। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मेटेलॉइड क्या है। मेटेलॉइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल दोनों से मिलता हो। ओके, और लास्ट हो गए रेयर गैसेस। रेयर गैसेस जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं या नोबल गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ा, अभी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, इन दोनों के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। ओके, सो यही फिर से मैं इस लाइन को रीड करती हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो सब कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं। एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अभी मैंने ये कहा भी था कि एलिमेंट मैटर की सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी पार्ट होती है। ठीक है, तो इसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये मतलब तोड़ोगे तो वापस से एलिमेंट ही हमें मिलेगी। ओके, सेम एलिमेंट मिलेगी।
नेक्स्ट, टोटल कितने एलिमेंट्स है? तो टोटल 100 एलिमेंट्स फाउंड है इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, अर्थ एंड इंक्लूडिंग अदर पार्ट्स, दैट इज पूरे यूनिवर्स में। दीज एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। वापस से मैंने ये लाइन रिपीट करती हूँ कि मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कहो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो क्या है? वो एलिमेंट्स ही है। सम आर नेचुरली अकरिंग वाइल अदर्स आर आर्टिफिशियली मेड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये जो 118 है ना, 118 में से 92 जो है वो नेचुरल है, ठीक है, और बाकी जितने बच गए 26, ये सब के सब क्या है? आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं बाय द साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी, ओके। एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब जो आर्टिफिशियल है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में। तो नेक्स्ट है, यू विल स्टडी मोर अबाउट द एलिमेंट्स इन हायर ग्रेड्स, ठीक है, तो इसके बारे में आप आगे जाकर पढ़ोगे। चलो अब आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। अब मेटल्स की अगर मैं यूजेस पूछूं तो मेटल्स की तो काफी ज्यादा यूजेस है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स है, मतलब वायर्स बनाने में, बर्तन कंटेनर्स बनाने में, ज्वेलरीज बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, देयरफॉर हम उसे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आयरन के ग्रिल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, रेलिंग्स बनते हैं। तो मेटल्स की तो काफी ज्यादा यूजेस, लेकिन क्या नॉन मेटल्स हमारे एवरीडे लाइफ में एसेंशियल है? तो चलो बताती हूँ इसके बारे में क्या गिवन है। You often observe many metals in your day-to-day life because of their distinct properties, ठीक है। metals के बारे में लिखा हुआ है कि metals को तो हम लोग आसपास एवरीडे देखते हैं, जैसे उनका जो लस्ट्रस नेचर है, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी है, हाई स्ट्रेंथ की वजह से हम उसे उन्हें यूज करते हैं। However, this should not give an impression in your mind that non-metals are not important in your life। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ ये लिखी गई है कि मेटल्स के यूजेस तो अभी जैसे हमने बता दिया, ज्वेलरीज बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है, शीट्स बनाने में, फॉइल बनाने में, इन सारी चीजें में हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दिमाग में मत रखना कि हम नॉन मेटल्स का इस्तेमाल नहीं करते, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखने वाले हो समथिंग अमेजिंग। We breathe in oxygen, which is a non-metal, and without it, we would not be able to survive। मतलब जो सबसे important component है हमारी लाइफ की, ऑक्सीजन, यही तो है नॉन मेटल। मेटल के बिना तो रह भी लोगे, नॉन मेटल्स के बिना नहीं जिंदा रह पाओगे, ओके। सो कैन यू थिंक अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन की यूज ये है कि ये रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे ये हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स जो है ये सब के सब ऑक्सीजन से भी बने होते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी उनमें प्रेजेंट होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगी, ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ठीक है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो फायर नहीं लगेगा, यानी कि बर्निंग नहीं हो पाएगी, कंबशन नहीं हो पाएगी, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो ये हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के बारे में देखा। तो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है या फंक्शंस है कि वी use oxygen for breathing, important component of our body and supporter of burning। कार्बन के बारे में देखो क्या है, कार्बन इज ऑल्सो एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जैसे अभी मैंने बताया था ना कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन से ही बना है। सिमिलरली फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब भी कार्बन से बने हुए। So it is the key component of proteins, fats and carbohydrate which are necessary for growth and energy, okay। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? सो नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नाइट्रोजन को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, ओके। इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन प्रोटीन का भी कॉम्पोनेंट है, और प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में नहीं हो, प्लांट की बॉडी में नहीं हो, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फॉर ग्रोथ, ओके। एक और एग्जाम्पल में बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं नाइट्रोजन का, अगर नाइट्रोजन नहीं होता ना तो एक छोटी सी स्पार्क भी बड़े फायर का कॉज होती। मतलब ये है कि नाइट्रोजन फायर को कंट्रोल करता है, ठीक है, फायर को कंट्रोल करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो एक छोटी सी स्पार्क में पूरी आग फैल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन शायद आपने नाम कभी सुना होगा। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन टैबलेट्स आते हैं जो अगर हम बकेट में 20 लीटर्स की बकेट में अगर डाल दें तो वो प्यूरिफाई होता है। या आपने ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन से ही बनता है।
A solution of iodine is a non-metal is applied on wounds as an antiseptic। ठीक है, जो आपने सुना होगा टिंचर सॉल्यूशन सुना होगा, ठीक है, जो हम अपने वुंड्स में अपने घाव में इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज आयोडीन। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आयोडीन, इन सब के यूजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस इस इतनी सी लाइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट साइंस एंड सोसाइटी में क्या गिवन है, चलो देख लो। Do you know that many metals and their alloys, that is mixture of two or more metals or non-metals। अब देखो what is alloy, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है alloys क्या होते हैं। तो alloys दो या दो से ज्यादा metals को मिला दो, या तो फिर metal को नॉन मेटल से मिला दो, तो ये alloy बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, स्टील। ठीक है, स्टील किससे बना है, स्टील आयरन से बना है, वेरी गुड, लोहे से बना है। लेकिन इसमें सिर्फ आयरन नहीं, अगर सिर्फ आयरन होता तो स्टील स्टील नहीं होता, स्टील तो आयरन होता। बट आयरन के साथ साथ इसमें कार्बन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस मीन्स कि ये एक एलॉय बन गया, क्योंकि हमने क्या लिया है, आयरन के साथ साथ एक नॉन मेटल लिया है, मेटल के साथ एक नॉन मेटल। ओके, अब देखो ये बताया गया है कि जो एलॉयज होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली यूज एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स। ठीक है, बहुत सारे यूटेंसिल्स, बहुत सारे टूल्स हम एलॉयज से बनाते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। एलॉयज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेटल्स के का मिक्सचर्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सम स्पेशल मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी लाइक जिरकोनियम, एरोस्पेस, टिटानियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा। तो ये सारे मेटल्स का नाम बताया गया है, एक है जिरकोनियम, दूसरी है टाइटेनियम। इन सबको यूज में किया जाता है एटॉमिक एनर्जी में या एरोस्पेस में। इन इंडिया मेनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल्ड टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पे वेस्ट की बात की जा रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है, जहाँ पे ये कहा गया है कि आयरन एल्यूमिनियम को रिसाइकल करते हैं हम लोग, ताकि वो उसका वेस्ट कम हो। ठीक है, तो ये चैप्टर अब यही क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाली हूँ, यानी कि जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स डिस्कशन करूंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले क्वेश्चन से। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फूड पैकिंग मटेरियल्स एज इट इज चीपर एंड इट्स थिन शीट कैन बी फोल्डेड इजिली इनटू शेप। तो कौन सी मेटल है जिससे हम फूड पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, उनके थिन शीट्स अवेलेबल हैं और इजिली वो फोल्डेड है। ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या गोल्ड। तो सही यहाँ पे आंसर क्या है, करेक्ट हमारा आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम चीप भी है, लाइट वेटेड है, इसे इजिली शीट्स में बीट किया जा सकता है। ठीक है, एंड इट इज आइडियल फॉर पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर। अब यहाँ पे भी कुछ मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको ये बतानी है कि कौन सी मेटल है जो फायर कैच करेगा व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ वाटर। तो ऑप्शंस है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सोडियम। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन फोर्थ, सोडियम। ठीक है, सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर एंड कैचेस फायर। वाटर के साथ ये विगरसली यानी कि काफी इंटेंस एनर्जी के साथ ये रिएक्ट करता है, हाईली एनर्जी के साथ रिएक्ट करता है, फायर कैच करेगा, इसलिए इसे हम केरोसिन में स्टोर कर कर रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, स्टेट विथ रीजन whether the following statements are true or false। तो हमें ट्रू और फॉल्स भी बतानी है और साथ में रीजन भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम और कॉपर से यूटेंसिल्स और स्टैचूज तो बन सकते हैं, बट ये नॉन मेटल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स होगा। करेक्शन क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है ये नॉन मेटल्स नहीं है, ये मेटल्स हैं। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। क्यों इन्हें यूज किया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हैं, जिसके लिए इन्हें यूटेंसिल्स बनाया जा सकता है, और ये मेलिएबल भी है, यानी कि इसे थिन शीट में बदला जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। मतलब ये कहा गया है मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो जो मेटालिक ऑक्साइड हमें मिल रही है, इसे जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो फिर हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करे। अब ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है, वेरी गुड, एसिड्स चेंज करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिली है, क्या ये एसिड है, नो, अगेन इट इज रॉन्ग, ये फॉल्स। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे, ना कि ब्लू को रेड में। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट
ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ये रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। तो वेरी गुड, ये सही स्टेटमेंट लिखी गई है, मतलब दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है एंड इट इज एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वेसल्स यूज किए जाते हैं बॉइल करने के लिए वाटर को, ठीक है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर यहाँ पे होगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है, ओके, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग फॉर बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना? ये तो होना चाहिए इट मस्ट बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्शन क्या होगी या रीजन क्या होगा? कॉपर वेसल्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर ओनली अ फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ठीक है, अब ज्वेलरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेटल्स को डिजायर्ड शेप एंड साइज में चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, डिजायर्ड शेप एंड साइज मतलब पतले वायर्स बनने चाहिए, ठीक है, कुछ डिजाइनिंग करने के लिए। तो कहा गया है कुछ मेटल्स ही सूटेबल क्यों है, ठीक है, सारे मेटल सूटेबल क्यों नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं कि जहां पे मेटल्स जो अगर थिन शीट में इसे ब्रेक कर दिया जाए, मतलब थिन शीट्स में अगर इसे चेंज कर दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। ओके, और फिर अगर इसे वायर्स में चेंज किया जाए तो इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, तो देखो, ओनली मेटल्स दैट आर मेलिएबल, लशरस एंड नॉन रिएक्टिव सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी मेटल्स हैं जो मेलिएबल होने चाहिए, मतलब उसे हम शीट में बदल दे, लशरस यानी कि वो शाइनी होनी चाहिए, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्टिव होगी तो ज्वेलरीज कैसे बनेगी? ज्वेलरीज अगर हम लोग पहनेंगे तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। ओके, सो दैट मीन्स इट मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। ठीक है, सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, तो ये सारे सुटेबल है फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। दीज मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली एंड कैन बी शेप्ड इनटू डेलिकेट डिजाइंस। ठीक है, ये कोरोड नहीं होता, इनमें कोरोजन यानी कि ये धीरे धीरे एयर एंड वाटर के साथ या हमारे बॉडी के स्वेट के साथ या स्किन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है और इसे इजिली किसी भी शेप में चेंज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स है, कॉलम नंबर 1 एंड 2। तो पहला कॉलम क्या है? पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग में कौन सी मेटल यूज की जाती है? यहाँ जितने भी लेटर्स लिखे हैं ना, ये जंबल्ड फॉर्म में है, आपको अनजम्बलिंग करनी है, तो दिस विल बी कॉपर। ओके, मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल कौन है? गोल्ड है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैनॉट विदाउट इट, कैनॉट सर्वाइव विदाउट इट, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन होगा। प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इज एडेड। ठीक है, तो प्लांट्स हेल्दी और ग्रो करेंगे कब? जब उनमें नाइट्रोजन ऐड किया जाए यूजिंग फर्टिलाइजर्स। यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, व्हाट आर द मेन डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो एक बार कही गई है मैग्नीशियम के साथ और एक बार सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, यही यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई दे रही है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा विच फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड इन वाटर एंड इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऊपर जो है मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है तो ये बेसिक है, और सल्फर डाइऑक्साइड अगर जब सल्फर एंड ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं तो और उसे अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा हमें, जो एक एसिडिक कंपाउंड है। ओके, मेन डिफरेंस क्या हो गई? जो मेटल ऑक्साइड से जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहाँ पे डैश प्लस एयर प्लस हीट गिव्स ऐश, और उस ऐश के साथ जब आप वाटर मिलाओगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगी। फिर आप जब उसमें ब्लू एंड रेड लिटमस मतलब सेपरेटली डालोगे तो ब्लू लिटमस जो है वो किस में चेंज होगा? और रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा।
ओके तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से सब्सटेंस को एयर एंड हीट के साथ मिलाओगे, रिएक्ट करोगे तो एक ऐश मिलेगा, उसमें जब वाटर डालने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम ले सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम जब एयर के प्रेजेंस में बर्न हो, हीट हो, ठीक है, तो हमें एक ऐश मिलता है। उस ऐश का नाम क्या है? उस ऐश का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम क्या कहेंगे? ये एक बेस है कहो, या तो फिर एल्कली है। एल्कली वर्ड में भी अभी आपको समझ में ना आए इसलिए मैं बेस वर्ड यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या कहा गया है? ऐड ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन सेपरेटली, मतलब थोड़े थोड़े मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग कंटेनर में लो, एक में ब्लू लिटमस डालो और दूसरे वाले में रेड लिटमस डालो। ठीक है, अब देखो क्या होता है। तो चेंज इन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, क्या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की कलर चेंज होगी? नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बेसिक है। और चेंज इन रेड लिटमस सॉल्यूशन, ऑब्वियसली रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू में चेंज हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी क्वेश्चन थी ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, you are provided with following materials: iron, copper, sulfur, coal, plastic, wood and cardboard. Which material would you choose to make a pan most suitable for boiling water and why? ठीक है, तो आपके पास देखो क्या क्या सब्सटेंसेस है। आयरन है, कॉपर है, सल्फर है, कोल है, प्लास्टिक है, वुड एंड कार्डबोर्ड है। किसे यूज कर कर आप एक पैन बनाओगे? ठीक है, तो ऑब्वियसली पैन बनाने के लिए अगर उसमें वाटर बॉईल करनी है तो एक गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो गुड कंडक्टर्स कौन कौन होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, यानी कि हमें सबसे पहले मेटल्स देख लो क्या क्या है। तो मेटल्स है आयरन, कॉपर, ओके, ओनली 2 मेटल्स हैं। अब ये भी कहा गया है कि इन दोनों में से किसे हम यूज करेंगे एंड वाई। तो आंसर इज आई वुड चूज कॉपर। ठीक है, मैं कॉपर यूज करूंगी। क्यों चूज करूंगी? बिकॉज ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है, साथ में ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आयरन अगर मैं यूज करूं तो आयरन हीट के वजह से वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। ओके, तो यूटेंसिल्स बनाने के लिए, पैन बनाने के लिए आपने देखा भी होगा कभी हम लोग के घर में आयरन के बर्तन, लोहे के बर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, बट नॉट ऑफ आयरन। ओके, तो अच्छे से याद रखोगे आप कि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और साथ में इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर मेकिंग इट सुटेबल फॉर कुकिंग एंड बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन पिंस। आपको 3 आयरन पिंस दी गई है, ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर। एक को ऑयल में डाल दिया गया है, एक को वाटर में एंड विनेगर में। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई? कौन से केस में रस्टिंग नहीं होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो iron nail dipped in oil will not rust because oil prevents air and moisture from coming into contact with iron which are necessary for rusting। ठीक है, अब देखो वाटर में क्या है, वाटर तो प्रेजेंट है, साथ में इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन भी है। तो जब एयर और वाटर दोनों इसमें प्रेजेंट है तो जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होगी। विनेगर में क्या है? विनेगर एक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी एडेड होती है। तो मतलब यहाँ भी वाटर और एयर मिल ही जा रहा है। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन मिल जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे रस्टिंग हो सकती है। लेकिन जब हम ऑयल में डिप करते हैं तो ऑयल में एयर भी नहीं है, मॉइस्चर यानी कि वाटर भी नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। ओके, इन केस ऑफ ऑयल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूज इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो किस कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है मेटल एंड नॉन मेटल की, जिसके वजह से हम इन्हें एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं मेलेबल है, मतलब इन्हें थिन शीट्स में बदला जा सकता है। डक्टाइल है, मतलब इन्हें थिन वायर्स में बदला जा सकता है। लश्रस है ये, यानी कि ये शाइनी है। गुड कंडक्टर्स है, इनसे यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं। ओके, सो दे आर used for making utensils, wires and machinery। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल है, यानी कि टूट सकते हैं इजीली। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है एंड रिएक्टिव, सो दे आर यूज इन फर्टिलाइजर्स, लाइक नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन, जो एक नॉन मेटल है। एंड रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन यानी कि एक नॉन मेटल को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज के साथ साथ कुछ यूजेस भी बताएंगे। ये सिंपल सी आंसर है, काफी अच्छे वर्ड्स में लिखी गई है, आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वन ऑफ द मेथड्स फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्ट इज टू पुट अ थिन कोट ऑफ जिंक ओवर इट। ये कहा गया है कि मान लो हमारे पास आयरन
आयरन की कोई चीज है, ठीक है, इसे अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली इसमें रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, इसमें एक ब्राउन लेयर आ जाएगा, मतलब जंक लग जाना जिसे हम कहते हैं। तो ये कहा गया है कि इस आयरन को एक काम करो, मोल्टेन जिंक में, जिंक भी एक दूसरा मेटल है जिसमें रस्टिंग नहीं लगती है, ठीक है, याद रखना आप। तो एक काम करो, एक जिंक लो, जिस मतलब मोल्टेन जिंक लो और इस आयरन को इसमें डिप कर दो, ताकि क्या हो, इसके ऊपर जिंक की एक कवर चढ़ जाए, ठीक है। Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? अब देखो सल्फर भी तो रिएक्ट नहीं करता वाटर से, जैसे अभी हमने कहा कि जिंक में रस्टिंग नहीं होगी। क्यों रस्टिंग नहीं होगी? क्योंकि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा इजीली, ओके। तो यही बात सल्फर के लिए कही जा रही है कि सल्फर भी तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो क्या इसे हम यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए? जस्टिफाई योर आंसर। तो नो, सल्फर को हम यूज नहीं कर सकते। सल्फर कैन नॉट बी यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल एंड ब्रिटल, ठीक है। अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो तो आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और वो नॉन मेटल है, ब्रिटल है, टूट जाएगा इजिली। इट कैन नॉट फॉर्म अ प्रॉपर कोटिंग, प्रॉपर कोटिंग भी नहीं बनेगी, अनलाइक जिंक विच फॉर्म्स अ प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर एंड एडहेसिव वेल टू आयरन। और वहीं जो जिंक है ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कोटिंग, एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर फॉर्म करता है और एडहर्स वेल इनटू आयरन। एडहर्स का मतलब होगा कि ये आयरन के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा, ठीक है, मतलब उससे निकलेगा नहीं और इसे रस्टिंग से, जंग लगने से प्रोटेक्ट करेगा, ओके। तो होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स, ठीक है, एक आयरन स्मिथ है, मतलब एक लोहार है जो आयरन को हीट करता है कभी भी किसी टूल्स को बनाने के लिए, ठीक है, टूल्स बनाने से पहले। वाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस? अब इसे हीट क्यों किया जा रहा है? विदाउट हीटिंग आयरन से टूल्स क्यों नहीं बन सकते हैं? तो हीटिंग सॉफ्टन्स द आयरन, हीटिंग क्या करेगा, आयरन को सॉफ्ट करेगा, क्योंकि आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल, ठीक है, ये वेरी हार्ड मेटल है। हार्ड मेटल के साथ हम इसे कैसे डिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इसे डिजायर्ड शेप दे सकते हैं? तो ये कहा गया कि अगर हम इसे हीट करें तो आयरन को ये सॉफ्ट कर देगा, मेकिंग इट इजियर टू शेप एंड मोल्ड इनटू टूल्स यूजिंग अ हैमर और प्रेस, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, ये इजीली हम इसे मोल्ड कर सकते हैं, डिजायर्ड शेप दे सकते हैं हैमरिंग कर कर या इसे प्रेस कर कर, ओके। तो होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल लर्न ओ लव ऑफिशियल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।